नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और रुख करते हैं खबरों का। लखनऊ से अहम खबर, जहां शिक्षा विभाग ने यूनिफॉर्म वितरण की बढ़ाई रफ्तार। सभी बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म, स्वेटर और जूते मिलेंगे। डीबीटी से छूटे 23 लाख बच्चों को एक हफ्ते में राशि भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव ने की डीबीटी प्रगति की समीक्षा। सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने की है डीबीटी प्रगति की समीक्षा बैठक राज्य परियोजना निदेशालय में आयोजित हुई है। किसी भी बच्चे को आधार की वजह से बाधा न आए, ये निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने यूनिफॉर्म वितरण की रफ्तार बढ़ाई है। तो शिक्षा विभाग ने यूनिफॉर्म वितरण की रफ्तार बढ़ाई। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सभी बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म, स्वेटर और जूते मिलेंगे। डीबीटी से छूटे 23 लाख बच्चों को एक हफ्ते में राशि भेजने के निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव ने की डीबीटी प्रगति की समीक्षा। सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने की डीबीटी प्रगति की समीक्षा बैठक राज्य परियोजना निदेशालय में हुई आयोजित। किसी भी बच्चे को आधार की वजह से ना आए बाधा, ये निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने यूनिफॉर्म वितरण की बढ़ाई रफ्तार। और अगली अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। अखिलेश दुबे के करीबी सीओ ऋषिकांत शुक्ला सस्पेंड किए गए हैं। कानपुर के अखिलेश दुबे के करीबी सीओ ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड किया गया है। एसआईटी जांच में करीब 100 करोड़ की संपत्तियों का खुलासा हुआ है। 10 साल कानपुर में तैनाती के दौरान संपत्ति बनाने का आरोप। सीओ ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ विजिलेंस जांच भी शुरू की गई है। 12 स्थानों पर करीब 92 करोड़ की मालिकाना हक। वर्तमान में मैनपुरी में सीओ के पद पर तैनात है ऋषिकांत। कुछ संपत्तियों के दस्तावेज अभी तक एसआईटी को नहीं मिले हैं। एसआईटी जांच में संपत्तियां आय से अधिक पाई गई हैं। जेल में बंद अखिलेश दुबे के करीबियों पर लगातार एक्शन जारी है। अखिलेश दुबे का करीबी इंस्पेक्टर भी जा चुका है जेल। 1998 से 2009 तक कानपुर में ही तैनात रहे हैं ऋषिकांत। तत्कालीन पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने भेजी थी जांच रिपोर्ट। तो अखिलेश दुबे का करीबी इंस्पेक्टर भी जेल जा चुका है। 1998 से 2009 तक कानपुर में ही तैनात रहे ऋषिकांत। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अखिलेश दुबे के करीबी सीओ ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड किया गया है। आय से अधिक संपत्ति बनाने का इनके ऊपर मामला है। एसआईटी जांच में खुलासा हुआ है 100 करोड़ की संपत्ति इनके द्वारा बनाई गई है। हालांकि अन्य संपत्तियों की जो एसआईटी जांच कर रही है, क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर पर? जी, जिस प्रकार से देखा जाए अखिलेश दुबे के करीबी हैं श्रीकांत शुक्ला, और जिस प्रकार से इनके ऊपर आरोप है कि 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जो है इनके द्वारा जो है बनाई गई है, इसी के तहत जो है एसआईटी जांच कर रही थी। और जिस प्रकार से जिसमें तथ्य पाए गए हैं और 12 स्थानों पर जो है करीब 92 करोड़ की संपत्ति के मालिकाना हक की जो है पुष्टि हुई, इसके तहत जो है
उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो कहा जाए जिस प्रकार से करीब 10 साल जो है कानपुर में दरोगा से लेकर सीओ के पद तैनात रहे और उसी के बीच में जो है इस प्रकार से उनके द्वारा खेल किया गया। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एसआईटी की ने पूरी संपत्ति की लगातार अभी भी जांच कर रही है। हालांकि अखिलेश दुबे जिनके ये बहुत करीबी हैं वो भी जेल में हैं और एक दरोगा और भी हैं जो इंस्पेक्टर रह चुके हैं तो वो भी जेल में हैं। हालांकि जिस प्रकार से इनके खिलाफ जो जांच के सबूत मिले हैं उसको लेकर के जो है इनके खिलाफ ये एक्शन देखने को मिला है। जी हाँ बिल्कुल मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अखिलेश के करीबियों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। तत्कालीन जो सीओ जो हैं उन पर कार्रवाई की गई है। मौजूदा समय में मैनपुरी में सीओ के पद पर तैनात हैं ऋषिकांत शुक्ला। तो कानपुर के अखिलेश दुबे के करीबी सीओ ऋषिकांत शुक्ला पर कार्रवाई हुई है। एसआईटी जांच में करीब 100 करोड़ की संपत्तियों का खुलासा हुआ है। तो अखिलेश दुबे के करीबी सीओ ऋषिकांत शुक्ला सस्पेंड किए गए। तो कानपुर के अखिलेश दुबे के करीबी सीओ ऋषिकांत शुक्ला सस्पेंड किए गए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। ऑपरेशन मुस्कान और मिशन शक्ति फेज 5 के अभियान के तहत जीआरपी पुलिस ने एक लड़की को सकुशल बरामद किया है जो घर से नाराज होकर आई थी। लड़की की पहचान मुस्कान पुत्री गिरीश प्रसाद निवासी ग्राम पिपरिया थाना महुआडीह जिला देवरिया के रूप में हुई है। वह अपने परिजनों से नाराज होकर घर से बिना बताए कानपुर सेंट्रल आई थी। जीआरपी पुलिस ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर अकेले बैठे हुए पाया और उसे अपने कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। परिजन पिता गिरीश प्रसाद को थाना कार्यालय बुलाकर लड़की को सकुशल सुपुर्द किया है। परिजनों ने जीआरपी पुलिस की इस सराहनीय कार्य के लिए भूरी भूरी प्रशंसा और धन्यवाद दिया है। और इस बीच हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरदोई से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रेमी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई है। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रेमी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई है। प्रेमिका को दूसरे के साथ देखकर प्रेमी ने ये घटना अंजाम दी है। मोटरसाइकिल चलाकर युवक पहुंचा मेडिकल कॉलेज। खुद की मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर घटना को अंजाम दिया है। खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाई है। प्रेमिका को दूसरे के साथ देखकर प्रेमी ने खुद को आग के हवाले किया। मेडिकल कॉलेज में घायल राघवेंद्र का इलाज जारी है। देहात कोतवाली क्षेत्र के बरगावा का रहने वाला है राघवेंद्र। तो पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। तो हरदोई से अहम खबर, प्रेमी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई है। प्रेमिका को दूसरे के साथ देखकर प्रेमी ने घटना को अंजाम दिया। मोटरसाइकिल चलाकर युवक मेडिकल कॉलेज पहुंचा। खुद की मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर घटना को अंजाम दिया। थाना कोतवाली देहात पर सूचना प्राप्त हुई। एक युवक जिसका नाम राघवेंद्र पुत्र राम लड़ाईते, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम बरगावा, थाना कोतवाली देहात है। इसके साथ 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पिटौली पुल के निकट पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया है और इस युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया, जांच की गई, पूछताछ की गई तो यह तथ्य आया कि राघवेंद्र द्वारा आज अपने एक मित्र को किसी अन्य युवक के साथ देखे जाने पर परेशान होकर अपने ही बाइक से पेट्रोल निकालकर अपने ऊपर डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। और अगली अहम खबर देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से ये अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। बंगाल समेत कई राज्यों में आज से एसआईआर की शुरुआत होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही। मतदाता सूचियों को अपडेट करने की कवायद आज से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को करेगा अपडेट। तो बंगाल सहित 12 राज्यों में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। विशेष गहन पुनरीक्षण को 9 राज्यों में शुरू किया गया। विशेष गहन पुनरीक्षण को 9 राज्यों में 9 राज्यों में करेगा अपडेट। 9 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाएगा यह अपडेशन।
7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 51 करोड़ मतदाता हैं। तो दिल्ली से अहम खबर, बंगाल समेत कई राज्यों में आज से एसआईआर की शुरुआत हो रही है। मतदाता सूचियों को अपडेट करने की कवायद आज से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को करेगा अपडेट। विशेष गहन पुनरीक्षण को 9 राज्यों में अपडेट किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण को 9 राज्यों में करेगा अपडेट। और अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बंगाल सहित 9 आपको बता दें 12 राज्यों में आज से एसआईआर की शुरुआत हो रही है। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। 51 करोड़ मतदाता इसमें शामिल होंगे। इस दौरान जो मतदाता सूची है उसको अपडेट करेगा चुनाव आयोग। क्या कुछ है अपडेट? देखिए, चुनाव आयोग ने पिछले दिनों दिल्ली के विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी दिनों में तमाम राज्यों में एसआईआर कराने का ऐलान किया था और इसमें कहा था ऐसे मतदाता हैं जो फर्जी हैं उनको हटाया जाएगा, ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम लिस्ट से छूटा है उनको जोड़ा जाएगा और तमाम तरह के मतदाताओं को क्रॉस चेक करने के लिए उनसे दस्तावेज मांगेंगे। तो उसकी शुरुआत आज से हो रही है। बंगाल समेत तमाम ऐसे राज्य हैं जिनमें राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत आगामी दिनों में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने, तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले वहां एसआईआर शुरू होना और आज से उसकी शुरुआत हो रही है। इसको लेकर टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने पुरजोर तरीके से विरोध करना शुरू किया है और आज वहां पर एक बड़ा मार्च भी रखा है और उसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर सकती हैं। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित राज्यों के 51 करोड़ मतदाताओं को क्रॉस चेक करने की प्रक्रिया की जब आज से शुरुआत होगी, जिसकी विरोध की लौ हैं कि पश्चिम बंगाल से आज शुरू हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे आगामी दिनों में जहां जहां चुनाव होने हैं वहां भी इसको विरोध देखने को मिलेगा और सबसे बड़ा विरोध पश्चिम बंगाल के बाद अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर होगी। यहाँ के विपक्षी दलों खासकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की तरफ से इसके लिए टीमों का भी गठन किया गया है, बूथ कमेटियों का गठन किया गया है और विधानसभा लोगों की टीमें बनाई जा रही हैं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया होगी उसमें किसी का भी वोटर का मतदाता लिस्ट से नाम नहीं हटना चाहिए और इस तमाम तरह के जो कार्य शुरू हो रहे हैं उसको मनोज कहा जा सकता है कि विपक्ष की एकता और सरकार को जो आरोप लगाता है, विपक्ष लगाता है कि उसके इशारे पर चुनाव आयोग सब कुछ कर रहा है, मतदाताओं को नाम काट रहा है और ऐसे मतदाताओं को नाम काट रहा है जो विपक्षी पार्टियों को कोर वोटर बैंक है। मनोज, बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को अपडेट कर रहा है, अपडेट कराने की कवायद आज से शुरू कर रहा है। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को करेगा अपडेट। विशेष गहन पुनरीक्षण को 9 राज्यों में करेगा अपडेट। और अगली खबर भी देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही। दिल्ली से अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बिहार में करेंगे चुनावी रैली। पहली रैली दरभंगा में संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दूसरी रैली पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में करेंगे अमित शाह। तो दूसरी रैली पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में करेंगे अमित शाह। अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, बिहार में जो चुनावी समर जो है वो निर्णायक दौर में चल रहा है और आज जो है वो पहले चरण का जो मतदान होना उसके लिए आज जो है जोर शोर से
प्रचार प्रसार हो रहा है। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की भी 2 रैलियां हैं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में और दरभंगा में अमित शाह रैलियां करेंगे और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मनोज, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा और इसके लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए, एनडीए के समर्थित प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत को झोंक दिया जाए। तो आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के और ऐसे स्टार प्रचारक जिनका प्रभाव बिहार के क्षेत्र में है, उनकी रैलियां हो रहे हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आज तूफानी चुनावी दौरा बिहार में लगा हुआ है। आज अमित शाह कई दौर के बैठकें भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी है जो 3 विशाल जनसभाएं लगाई गई हैं और इनमें खास अगर कहा जाए तो पूर्वी चंपारण बड़ा ऐसा जिला है जहां पर बीजेपी का वोट बैंक भी है। तो वहां पर आज एक बड़ी रैली अमित शाह के द्वारा होगी जो मोतिहारी के क्षेत्र में होगी। दूसरी रैली के अगर तौर पर देखा जाए तो दरभंगा में होगी और तीसरी जो रैली होगी वो बेतिया में होगी। तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा कोर बैंक है और अमित शाह जब आज तीनों रैलियों को संबोधित करेंगे तो बीजेपी समेत एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशियों के समर्थन में बीजेपी के कैंडिडेट और एनडीए के कैंडिडेटों को जिताने के लिए बिहार की जनता से वोट मांगेंगे, उनसे अपील करेंगे और समर्थन मांगेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार चुनाव में चुनाव प्रचार करते हैं तो उनके निशाने पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस रहती है, खासकर लालू का परिवार और राहुल गांधी रहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आज पूरी चुनावी ताकत है। चुनाव प्रचार के जो भी आज हथकंडे अपनाए जाने हैं वो आखिरी चरण 5 बजे तक अपनाए जाएंगे, क्योंकि प्रथम चरण का आज जो चुनाव का प्रचार है आज शाम 5 बजे थम जाएगा। मनोज, हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो दिल्ली से अहम खबर, गृह मंत्री अमित शाह बिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आज प्रथम चरण के मतदान के लिए प्रचार थम जाएगा शाम 5 बजे। उससे पहले सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। आपको बता दें अमित शाह की दूसरी रैली चंपारण के मोतिहारी में है। तीसरी चुनावी रैली को बेतिया में भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो दिल्ली से अहम खबर, गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और चुनावी रैलियों को ताबड़तोड़ तरीके से संबोधित कर रहे हैं। पहली रैली दरभंगा में, दूसरी मोतिहारी में और तीसरी बेतिया में रैली को संबोधित करेंगे आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह। और अगली अहम खबर भी देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी बिहार में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव में करेंगे प्रचार। तो पीएम मोदी एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। पीएम मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत महिलाओं से बातचीत करेंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, पीएम मोदी बिहार में कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे और वो प्रचार प्रसार जारी भी है। अखिलेश सिंह जी हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, पीएम मोदी एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत ये बातचीत होगी, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग का समय आ गया है, यानी 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। उससे पहले बूथ पर जो कमान संभालेंगे और खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है कि जो बिहार की महिलाएं हैं जिनको चुनाव की शुरुआत से पहले 10,000 रुपए देने का बिहार की सरकार ने काम किया है और उसके तहत इस बार के जो बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर फोकस कर रही। आज प्रधानमंत्री का बड़ा कार्यक्रम इसी तर्ज पर रखा गया है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत एक कार्यक्रम और अभियान भारतीय जनता पार्टी का तमाम प्रदेशों में चलाया जाए और खासकर बिहार में इसमें बहुत तेजी के साथ चल रहा है। तो जो पहले चरण का मतदान होना है तो उससे पहले इस कार्यक्रम में सबसे मजबूत कील ठोकने का काम प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा आज इस मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित रखने का समय आज तय किया गया। इसमें प्रधानमंत्री
प्रथम चरण और दूसरे चरण के सभी कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित करेंगे, महिलाओं से संवाद करेंगे और कैसे उनको पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान के समय महिलाओं को सक्रिय रहना है, कैसे महिला मतदाताओं को घर से निकालकर बूथ तक ले जाना है, जिन महिलाओं को वोट डालने में दिक्कत होती है, चुनाव चिन्ह भाजपा का पहचानने में दिक्कत होती है या उनको किसी तरह के तकनीकी कमी है जिसकी वजह से वो कहीं गलत वोट न डाल दें, इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रेनिंग है वो महिलाओं को पहले से ही चल रही है। और मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री यही टिप्स बिहार की महिलाओं को देते नजर आएंगे कि कैसे उनको बूथ पर जाना है, कैसे बूथ पर वोट अपना डालना है, कैसे वोट अब दूसरी महिलाओं को डलवाना है, जो महिलाएं घर से नहीं निकलती उनको कैसे निकाल के घर ले जाना है, कि सभी महिलाओं को सबसे पहले मतदान करना है और फिर जलपान करना। इस तमाम तरह के स्लोगन के साथ प्रधानमंत्री आज महिलाओं को ट्रेंड करते नजर आएंगे कि पहले चरण में अधिक से अधिक महिलाओं को मतदान में भागीदार बनाया जाए और मतदाताओं को घर से निकालकर बूथ तक ले जाया जाए और वहां बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट डलवाया जाए। इस तरह के मोटिवेशनल भाषण आज प्रधानमंत्री के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में सुनने को मिलेंगे। मनोज, बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो पीएम मोदी बिहार में महिलाओं से बातचीत करेंगे। बिहार में चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा और उससे पहले प्रधानमंत्री महिलाओं से बातचीत करेंगे। और अगली अहम खबर भी देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन। चुनाव के लिए पहले चरण का 5 बजे थम जाएगा प्रचार। तो 6 नवंबर को होगा पहले चरण का मतदान और पहले चरण के मतदान के प्रचार है वो आज थम जाएगा। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है। तो बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। अखिलेश सिंह जी हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, आज जो है वो बिहार चुनाव के प्रथम चरण का जो मतदान होना है उसके लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा और उससे पहले जो है लगातार जो प्रचार है पार्टियां वो पूरी जी जान लगाकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। तो जैसे ही ये मतदान होगा उसके बाद से अगले चरण का प्रचार प्रसार शुरू होगा। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मनोज, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। उससे पहले दोनों की बड़ी परीक्षा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम ऐसे विपक्षी दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सभी पार्टियों को अपने चुनाव प्रचार के आखिरी जो वक्त में तक चुनाव प्रचार करने का जो समय 5 बजे है उस तक अपनी पूरी ताकत को झोंकना है। और वही सबसे बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग को भी है, जो जिला निर्वाचन विभाग को पहले चरण के जिन सीटों पर चुनाव कराना है उसके लिए उनको भी पूरी तैयारी पूरी करना है और पोलिंग पार्टियों को रवाना करना है। पोलिंग पार्टियों से पहले तमाम तरह की ईवीएम की चेकिंग से लेकर पोलिंग पार्टी से लेकर तमाम तरह की जो व्यवस्था है, तो कहा जा सकता है कि जो 6 नवंबर को पहले चरण का बिहार में मतदान होगा उससे पहले बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आज राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत के साथ ताल ठोकते नजर आएंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा, एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाएंगे। तो वहीं निर्वाचन विभाग भी अपने हिसाब से पूरे युद्ध स्तर की तैयारी कर रहा है कि ताकि पहले चरण के मतदान में कहीं भी किसी तरह की कोई खामी न बच जाए कि आरोप उनको विपक्षी दलों को झेलना पड़े कि वो सत्ता दल के इशारे पर काम कर रहे हैं। मनोज, बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे मतदान का प्रचार जो है वो मतदान से पहले प्रचार थम जाएगा। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है, 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को मतदान के नतीजे सामने आएंगे। पहले चरण के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा और सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी हुई। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।
खबरों का सारथी।